सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अलंकार की परिभाषा है, यह अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो भूषित करे यानी जो शोभा बढ़ा देता है वही क्या होता है? अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा क्या है? अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। तीसरी डेफिनेशन क्या है? जब काव्य में शब्द या अर्थ की वजह से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पे क्या होगा? अलंकार होगा। विद्यार्थियों, जो अलंकार है, अलंकार को यदि हम इंग्लिश में देखें किसके टर्म में? लिटरेचर के टर्म में, तो वो होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। लेकिन विद्यार्थियों, यदि हम अलंकार के बारे में यूं ही बात करें कि अलंकार क्या होते हैं? अलंकार होते हैं जो किसी दूसरे की शोभा बढ़ा देते हैं, यानी जो दूसरे के सौंदर्य को या सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। अलंकार जो है मुख्यतः है दो प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। यानी जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वो शब्दालंकार होगा, और जहाँ पे अर्थ या मीनिंग के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? अर्थालंकार बोलेंगे। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार जो कक्षा 9 में हमारे सिलेबस में है उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार। शब्दालंकार के विद्यार्थियों तीन प्रकार हमारे सिलेबस में है। पहला कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अब विद्यार्थियों इसी प्रकार जो अर्थालंकार है उसके कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं जो हमारे सिलेबस में है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम क्या पढ़ेंगे? शब्दालंकार। शब्दालंकार का अर्थ क्या होता है? जो शब्द के माध्यम से चमत्कार जब उत्पन्न होगा तो वहां पे क्या होगा? शब्दालंकार होगा। शब्दालंकार जो है उसका पहला प्रकार होता है अनुप्रास, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिट्रेशन। जब काव्य में एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्द, यानी एक ही लेटर से शुरू होने वाले शब्द हैं, वो पास पास में रखे जाते हैं तो वहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे विद्यार्थियों, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। विद्यार्थियों, इसमें ये रे से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो पास पास में रखे गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होगा। और जो दूसरी लाइन है इसमें भी क्या है? पै से शुरू होने वाले शब्द पास पास में रखे गए हैं, यानी रे और ये पै, इनकी आवर्ती हुई है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कालिंदी कै, कुल कै, कदम्ब और ये कै, ये जो सारे हैं क, इनकी क्या हुआ है? इनकी बार बार आवर्ती हुई है, यानी बार बार इनका रिपीटेशन हुआ है। यानी कै वर्ड, कै लेटर से, यानी कै वर्ण से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो पास पास रखे गए हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होगा। मुख्य मयंक सम मंजू मनोहर। विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं वर्ड से शुरू होने वाले, मैं लेटर से शुरू होने वाले, नहीं मैं वर्ण से शुरू होने वाले शब्द पास पास में रखे गए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है? मैं वर्ण की आवर्ती हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। विद्यार्थियों, इसी में इस वाक्य में उपमा अलंकार भी होता है। उपमा अलंकार भी है सम की वजह से। वो कैसे होगा वो हम आगे पढ़ लेंगे। यमक अलंकार यानी होमोनिम, यानी देखो इसकी परिभाषा क्या है? जब काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और हर बार क्या हो? उसका मीनिंग है वो अलग अलग हो, यानी एक लेटर है, एक लेटर नहीं, एक वर्ड बार बार आ रहा है और हर बार उसका मीनिंग यदि अलग अलग होगा तो वहां पे क्या होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे पहला उदाहरण क्या है कि कनक कनकते सो गुनी मादक आदि का है, या खाए बोराए नर व पाए बोराए। विद्यार्थियों, यहाँ पे कनक कनक दो बार आया है और दोनों बार इसका मीनिंग क्या है? अलग अलग है। एक बार इसका मीनिंग है सोना और एक बार इसका मीनिंग है धतूरा। धतूरा क्या है? नशा करने का फल। कि वो क्या कहते हैं, कवि लिखते हैं यहाँ पे कि कनक कनकते सोगुनी मादक तादिकाय, या खाए बोराए नर व पाए बोराए। यानी जो धतूरा होता है, यहाँ पे कनक क्या? धतूरा होता है, वो कनक यानी सोना, प्रॉपर्टी, धन दौलत से भी अधिक मादकता देने वाला। विद्यार्थियों, यहाँ पे जो पहला है इसका मीनिंग है सोना, और जो कनक है दूसरा इसका मीनिंग है धतूरा। की जो प्रॉपर्टी है, जो धन दौलत है, वो
इस धतूरे से, यानी जो नशा करने का फल है, इससे भी ज्यादा नशा करने वाला होता है, यानी सोना धतूरे से भी ज्यादा नशा पैदा करने वाला होता है। जिस प्रकार मनुष्य धतूरे को खाने से नशे में आ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के पास में यदि धन दौलत हो, पावर हो, पैसा हो, तो वो क्या होगा, घमंडी हो जाएगा। विद्यार्थियों दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। विद्यार्थियों यहाँ पे जो घटा है इसके दो अर्थ हैं। पहले का अर्थ है काले बादल, और दूसरा जो घटा है उसका मीनिंग है कम होना। इन जो काले बादल हैं उनका जो घमंड है वो कम हो गया है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती हैं। और वो जो तीसरा उदाहरण है उसमें क्या है, 3 बेर। 3 यहाँ पे जो बेर है इसका मीनिंग होता है बार, और इसका जो दूसरा बेर है इसका मीनिंग होता है फल। यानी जो पहले 3 बार भोजन करती थी, अब वो क्या हो गया है, केवल 3 बेर खाकर ही गुजारा करती हैं। ये क्या है, बेर यानी होता है, बेर है एक फल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फल। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। विद्यार्थियों मंदिर शब्द के दो अर्थ हैं। जो ऊंचे घोर मंदिर, देखो यहाँ पे जो मंदिर है उसका मीनिंग क्या है, मंदिर का मीनिंग है अट्टालिका, यानी यह बड़ी इमारत, ऊंची बिल्डिंग जो है उसको बोलते हैं हम मंदिर। और जो दूसरा मंदिर है इसका मीनिंग क्या है, गुफा। यानी जो पहले बड़ी बिल्डिंगों में, महलों में, ऊंची इमारतों में रहती थी, वो अब किसके अंदर रहती है, गुफा के अंदर रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार, अर्थात यहाँ पे यमक मंदिर है वो 2 बार आया है, दोनों बार उसका मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पे भी जो कनक है 2 बार आया, दोनों बार मीनिंग अलग। और यहाँ पे घटा 2 बार आया, दोनों बार मीनिंग अलग। बेर 2 बार आया, दोनों बार मीनिंग अलग। और अनुप्रास में क्या था, एक ही लेटर से, यानी एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्द पास पास में रखे गए थे। अब विद्यार्थियों हम पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का विद्यार्थियों शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी जो किसी से चिपका हुआ हो। जब वाक्य में एक ही शब्द के 2 से अधिक अर्थ चिपके हुए हों या निकलें तो उसे हम क्या बोलेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। विद्यार्थियों श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है कि वाक्य में कोई वर्ड है, उस वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो, 2 मीनिंग हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वहां पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरानोमेजिया। यानी श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, चिपका हुआ, यानी एक जो शब्द है उसके कई अर्थ चिपके होंगे। जैसे एक उदाहरण दें कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। विद्यार्थियों यहाँ पे जो पानी वर्ड है ये एक बार आया है, इस लाइन को आप चाहे तो छोड़ दें। ये जो यहाँ पे 3 अर्थ निकलेंगे वो इस पानी के निकलेंगे। ये पूरा मतलब ये जो पूरा दोहा है इसको लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वैसे पानी यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं होता, इनका मीनिंग अलग अलग नहीं है, बल्कि ये जो पानी है इसके 3 मीनिंग निकलते हैं। कौन कौन से, कि मोती, मानुष और चून, इनके लिए इसके मीनिंग निकलेंगे। क्या होगा, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है इज्जत, मनुष्य के लिए क्या है, इज्जत। मोती के लिए क्या है, चमक। और जो चून है, यानी जो चून यानी क्या होता है, आटा जिसकी हम रोटियां बनाते हैं, चून जो है उसके लिए इसका मीनिंग क्या होगा, पानी। तो विद्यार्थियों यहाँ पे जो पानी शब्द है इसके कितने मीनिंग है, 3 मीनिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार, यानी जो पानी शब्द है उसके 3 मीनिंग चिपके हुए हैं, 3 अर्थ उसके निकलते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। विद्यार्थियों यहाँ पे रहीम जी लिखते हैं कि जो गति दीप की है वही कुल के कपूत की है, यानी बुरे बेटे की है। कि जब वो पैदा होता है, बारे उजियारो करें, जब पैदा होता है तो सभी लोग खुश होते हैं, उसी प्रकार दीपक जलता है तो सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन जब बड़ा होने लगता है, या जब दीपक का भी टाइम गुजरने लगता है, या जब बेटा बड़ा होने लगता है, तो घर में अंधेरा छा जाता है। यानी दीपक जब ज़्यादा टाइम हो जाएगा जलते हुए तो वो बुझ जाएगा। और उसी प्रकार जो लड़का है, यदि वो कपूत है, वो बुरे कर्म करेगा तो परिवार की बदनामी होगी। यानी जो दीपक है और जो पुत्र है, यानी कि जो कपूत है, वो एक जैसे ही हैं, उन दोनों की गति क्या है, एक जैसी है। विद्यार्थियों यहाँ पे जो बढ़े है, यहाँ इसके 2 अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से, कपूत के संदर्भ में क्या है, बढ़ना, यानी जो बढ़ता है। और दीप के संदर्भ में क्या होता है, बुझ जाना। यानी जब देखो बेटा बड़ा होगा तो क्या होगा, परिवार की बदनामी होगी, और बुरे कर्म करेगा। और जब
दीपक है वो, उसको ज़्यादा टाइम हो जाएगा जलते जलते, तो उसको क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। विद्यार्थियों उसी प्रकार अब तीसरा उदाहरण क्या है, सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। यानी सुब्रन जो शब्द है उसके यहाँ पे तीन अर्थ हैं। देखो, सुब्रन को ढूंढते फिरते हैं, कौन कौन ढूंढते फिरते हैं, कवि ढूंढता है, कामी पुरुष ढूंढता है, अरु यानी और चोर ढूंढता है। अब विद्यार्थियों सुब्रन जो है इसके तीन अर्थ निकलेंगे। कवि के लिए क्या है, सुंदर शब्द, कामी के लिए यानी व्यभिचारी, व्यभिचारी पुरुष के लिए सुंदर स्त्री या महिला, और जो चोर है उसके लिए क्या होगा, सोना या धन दौलत। यानी सुब्रन के तीन मीनिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार। श्लेष का मीनिंग होता है चिपका हुआ, यानी जहाँ पे एक ही वर्ड के कई मीनिंग चिपके हों। विद्यार्थियों लास्ट उदाहरण क्या है इसका, नर की अरु नल नीर की गति एकी करी जोय, जे तो नीचो हुए चले तेते ऊंचो होए। विद्यार्थियों यहाँ पे जो नीचो और जो ऊंचो है इसके दो दो मीनिंग है। जो नीचो शब्द है उसका दो मीनिंग क्या क्या है, गहरा और विनम्र। और जो ऊंचो शब्द है उसके दो मीनिंग कौन कौन से हैं, ऊपर उठा हुआ या बड़ा उन्नत। विद्यार्थियों कवि ने लिखा है कि नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोई, कि नर की यानी इंसान की और जो नल से पानी आता है उसकी गति एक जैसी होती है। जे तो नीचो हुए चले तेते ऊंचो हो, यानी यदि हम क्या करेंगे, नल को अगर नीचा कर देंगे तो उसमें पानी ज्यादा आएगा, ऊंचा करेंगे तो उसको पानी, उसमें से पानी नहीं आएगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पे नीचो जो है, यदि हम नल की बात करें तो उसका मतलब क्या है, गहरा या फिर नीचा, जबकि इंसान के लिए उसका मीनिंग क्या होगा, विनम्र। उसी प्रकार विद्यार्थियों जो ऊंचो शब्द है उसका मीनिंग क्या है, ऊपर उठा हुआ और या फिर उन्नत या बड़ा। यानी जो ऊंचो शब्द है उसके दो अर्थ निकले हैं। किसके लिए, नल के लिए हम क्या मान लेते हैं इसकी मीनिंग, ऊपर उठा हुआ, और जो मनुष्य है हम उनके लिए क्या मान लेते हैं, उन्नत या फिर बड़ा। यानी कहने का अर्थ क्या है, इस दोहे का क्या अर्थ होगा कि नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोई, यानी इंसान की और पानी वाले नल की गति एक जैसी होती है। जितना गहरा होगा पानी उतना ज्यादा आएगा, और इंसान जितना विनम्र होगा उतना ही क्या होगा, देखो ऊंचो तेते ऊंचो होए, कि जितना गहरा होगा पानी उतना ज्यादा आएगा, उतना ऊपर उठकर आएगा, पानी इतना ऊंचा उठ पाएगा। जो कि विनम्र है उसका मीनिंग क्या है, उन्नत या बड़ा, यानी जितना विनम्र होगा इंसान उसका नाम उतना बड़ा होगा, वह उतना समाज में उतना ही बड़ा उन्नत होगा, उसका उतना ही बड़ा नाम होगा। अब विद्यार्थियों अर्थालंकार जो है वो पढ़ते हैं। अर्थालंकार की परिभाषा क्या है, जहाँ पे अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, अर्थालंकार। उपमेय, देखो विद्यार्थियों यहाँ पे कुछ चार शब्द हैं, इनका हम मीनिंग समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। देखो विद्यार्थियों यहाँ पे जो उपमेय है, उपमेय होता है सब्जेक्ट, उपमान होता है ऑब्जेक्ट, साधारण धर्म होता है कॉमन एट्रीब्यूट। यानी उपमेय और उपमान में परस्पर समान गुण, यानी जो कॉमन एट्रीब्यूट हैं जो उपमेय और उपमान में दोनों में समान है। और वाचक शब्द क्या है, द वर्ड इम्प्लाइंग कंपैरिजन, यानी तुलना करने वाला शब्द। विद्यार्थियों पहला इसका प्रकार है उपमा। उपमा यानी सिमिली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उपमा। उप यानी समीप और मा यानी तोलना या मापना, यानी जो दो की जो कर्ता है और जो सब्जेक्ट है, यानी दोनों कर्ता और सब्जेक्ट नहीं, दोनों मतलब कर्ता और कर्म को, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यदि हम पास पास में रखें, तोलें यानी उनका माप करें, तो वहां पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। अब हमें पता कैसे चले कि वहां पे उपमा अलंकार है, तो वहां पे वाचक शब्द जब आपको मिल जाए सा से सी सम समान के समान, तो वहां पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। यानी देखो क्या है, यहाँ पे समीप रखकर दो पदार्थों का मिलान करना, यानी तुलना कर रहे हैं पास पास में रखकर, और वाचक शब्द वहां पे कौन कौन से आ जाए, सा से सम समान के समान, तो वहां पे क्या होगा, उपमा अलंकार। मुख कमल सा खिल गया, मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है। देखो मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है, मुख मयंग सम मंजू मनोहर, पीपर पात सरिस मन डोला, ये सरिस कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। विद्यार्थियों यहाँ पे सम, सरिस, सम, जैसा,
सा, ये सभी क्या हैं? वाचक शब्द हैं जो किसके आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? उपमा अलंकार के अंतर्गत। तो इन शब्दों को हम याद रख के, ध्यान रख के क्या कर सकते हैं? उपमा अलंकार को समझ सकते हैं। इसके पश्चात है विद्यार्थियों उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में और उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना मात्र की गई हो, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और वाचक शब्द कौन कौन से आ जाते हैं? मनु, जनु, मानो, मनु, मनहु, निश्चय, ईव, जानो, जनुषा। ये शब्द जहाँ पे आ जाए तो हमें क्या समझना है कि वहाँ पे क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब देखो विद्यार्थियों, पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर में, अंबर में तारे मानो, नेत्र मानो, हरिमुख मानो, सिर फट गया उसका वही मानो, अरुण रंग का घड़ा हो। विद्यार्थियों यहाँ पे ये क्या है? वाचक शब्द हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी जहाँ पे उपमेय और उपमान, यानी जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में भिन्नता है लेकिन फिर भी संभावना व्यक्त की गई है, और संभावना भी किस तरीके से? ये शब्द लगाकर की गई है, तो यानी ये वाचक शब्द आ गए हैं, तो वहाँ पे हमें सीधा ही पता चल जाता है कि क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कि पाहुन जो आए हो गाँव के शहर, गाँव में शहर के, कि आप ये विद्यार्थियों, पाहुन किसको कहा गया है यहाँ पे? बादलों को। कि आप बादलों की तरह नहीं, आप बादलों की तरह नहीं, पाहुन होता है मेहमान, और मेहमान कौन है? बादल। कि जो बादल हैं वो वैसे ही आए हैं जैसे शहर से कोई गांव में रिश्तेदार या अतिथि आता है। अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत हैं, अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पे मानो है, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है। यहाँ पे विद्यार्थियों देखो, जो उपमेय उपमान है उन दोनों में संभावना मात्र की गई है, यानी संभावना बताएं, लेकिन होता क्या है? वो दोनों अलग अलग चीजें हैं और उनमें संभावना जैसी चीज बताई गई हो कि लगता है कि ये चीज क्या है? दूसरी जैसी चीज है। और वो भी किन शब्दों के माध्यम से बनाए बताएं? मनु, जनु, मानो, मनो, मनहु, निश्चय, ईव, जानो, जनुषा। रूपक अलंकार, ये है मेटाफोर। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, यानी एक वस्तु को जब दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए तो वहाँ क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। ध्यातव्य, ध्यान देने लायक बात क्या है? रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है उनमें कोई भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। और यहाँ पे विद्यार्थियों क्या होता है? आप ये ध्यान रखना, उपमेय और उपमान में क्या लगा देते हैं? ये शब्द क्या बोलते हैं? इसको डैश बोलते हैं इंग्लिश में, ये लगा देंगे, ये योजक चिन्ह आएगा। पायो जी मैंने राम रतन। विद्यार्थियों देखो, शशि मुख, सिर झुका तूने नियति की मान ली है बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। अब विद्यार्थियों यहाँ पे देखो, उपमेय उपमान, यहाँ पे उपमेय उपमान और यहाँ पे उपमेय उपमान, इनको एक जैसा बताया गया है, लेकिन यहाँ पे देखो ना तो सम, सरिस, जैसा, ऐसा भी कुछ नहीं आया, ना मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, निश्चयी, जनुषा, ऐसा भी नहीं आया। यहाँ पे क्या किया? उनके बीच में उन्होंने डैश लगा दिया। तो विद्यार्थियों कहने का क्या, आपको अधिकतर है ना इसमें रूपक अलंकार में आपको डैश लगा मिलेगा, किस किस के बीच में? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, या फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको डैश भी नहीं मिलेगा। और इस तरह के जो इसमें वाचक शब्द आए हैं ना, ये कौन से वाचक शब्द, कौन कौन से वाचक शब्द, एक मिनट इसको हाईलाइट करता हूँ। इस तरह के वाचक शब्द सा, से, सी, सम, ये भी नहीं मिलेंगे और आपको ये भी नहीं मिलेंगे, बल्कि क्या मिलेगा? या तो आपको डैश मिलेगा उपमेय और उपमान सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, या फिर आपको ये डैश भी नहीं मिलेगा। कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी राम रतन धन पायो। तो उन्होंने राम को किसके समान बता दिया? कि रत्नों के समान। जिस प्रकार रत्न मिलने पर खुशी होती है उसी प्रकार राम के मिलने पर खुशी हुई। दूसरा उदाहरण क्या है? शशि मुख, यानी देखो शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, यानी यहाँ पे देखो वर्णन क्या है? शशि मुख, शशि मुख, शशि यानी होता चंद्रमा, मुख यानी चेहरा, यानी जो उसका चेहरा है महिला का या लड़की का, ऐसा चेहरा है जो बिल्कुल चंद्रमा के समान, कि शशि मुख पर चंद्रमा के समान चेहरे पर। विद्यार्थी देखो, बार बार आपको ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है के समान, यहाँ पे डैश लगाया है। यदि के समान हो जाता तो उपमा अलंकार चला जाता, के समान समान। हमें क्या है? यदि सा, से, सी, सम, समान के समान मिले तो उपमा अलंकार है।
और यदि हमें मनु जनु जमानो जमनहु निश्चय यु जानो जनु सा मिले तो उत्प्रेक्ष अलंकार है। और यहाँ पे हमने क्या किया डैश, यानी कहने का अर्थ क्या है, जो उपमेय है उपमान में ऐसा उन्होंने कवि ने बताया है जैसे कोई फर्क ही नहीं हो, उसका चेहरा क्या हो, बिल्कुल चांद जैसा। राम रतन, राम में और रतन में कोई फर्क ही नहीं किया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है रूपक अलंकार की शशि मुख पर उसका चेहरा बिल्कुल कैसा, चंद्रमा जैसा, कि चंद्रमा मतलब शशि मुख पर उन्होंने चंद्रमा के समान चेहरे पर उन्होंने घूंघट डाल रखा है और अपने अंचल में क्या छुपा रखा है, दीप दिया छिपा रखा है। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। यहाँ विद्यार्थियों हृदय यानी क्या है, हृदय यानी होता है हार्ट, मन। और जो जलजात है, जलजात होता है विद्यार्थियों कमल, यानी दिल में, हार्ट में और कमल में। यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं किया है और यहाँ पे क्या लगा दिया डैश। तो यहाँ पे क्या हो गया रूपक अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार हाइपरबोल, जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहां पे क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी इस बात को इतना बड़ा चढ़ा दें कि हमें विश्वास ही नहीं हो कि भाई ऐसा कभी हुआ भी है या नहीं हुआ, यानी होने पर अगर डाउट होने लगे तो वो क्या है अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी कहने का अर्थ क्या है, बात को बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा देते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सिगरी जल गई, यानी सारी जल गई, गए निशाचर भाग की। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, लगने पाई आग। उससे पहले ही क्या हुआ, हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही क्या हुआ कि सारी लंका जल गई और सारे जो राक्षस हैं निशाचर हैं वो भाग गए। तो ये क्या है अतिशयोक्ति, यानी बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। विद्यार्थी यहाँ पे कि महाराणा प्रताप का युद्ध चल रहा है, तो उसमें क्या लिखा उनके बारे में कि उनके आगे नदी थी। राणा सोच रहे थे कि घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। राणा ये सोच ही रहे थे कि इतनी देर में क्या हो गया, चेतक ने छलांग लगा दी और दूसरी तरफ नदी के दूसरी तरफ वो पहुंच गया। तो यहाँ पे भी जो बात है उसको बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। विद्यार्थियों जो तीसरा उदाहरण है वो क्या है, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। विद्यार्थियों यहाँ पे कवि क्या लिखते हैं कि मैं रोया प्रदेश में, कि मैं प्रदेश में रो रहा हूँ, मेरी माँ का भीगा प्यार है या आंसू से भीगा हुआ प्यार है वो मेरे साथ है, और दुख ने दुख से यानी मेरे दुख ने उनके दुख से बात की। विद्यार्थियों दुख जो है एक का दुख दूसरे से कभी भी बात नहीं करता, वो भी जो एक आदमी विदेशों में, यानी दोनों आदमी दूसरे दूसरे देशों में बैठे हुए हैं, और वो भी कैसे बिना चिट्ठी के बिना तार के। यानी कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे बात को बिल्कुल बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मानवीयकरण अलंकार, इससे पहले विद्यार्थियों अतिशयोक्ति अलंकार का एक और उदाहरण देखते हैं जो हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा था। 8वीं कक्षा में एक उदाहरण आया था कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी भगवान श्री कृष्ण ने पानी और परात को हाथ भी नहीं लगाया बल्कि अपनी आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के पांव धो दिए। तो वहां भी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहां भी क्या होगा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब लास्ट में है मानवीकरण अलंकार यानी पर्सोनिफिकेशन, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव चीजों को दर्शा दिया जाए तो वहां पे क्या होगा मानवीकरण अलंकार होगा। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब जो नेचुरल जो चीजें हैं जैसे पेड़ हैं पौधे हैं बादल हैं उनमें मानवीय भावना यानी जैसे इंसान जो क्रियाएं करती हैं वो क्रियाएं यदि उनमें होती हुई दर्शाई जाएं, यानी निर्जीव चीजों में सजीव चीजों को दर्शा दिया जाए तो वहां मानवीकरण अलंकार होगा। मेघ आए, देखो पहला उदाहरण क्या है, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। विद्यार्थियों इसमें क्या लिखा है कि मेघ आए, बादल किस तरीके से आए हैं, बड़े ही बन ठन के आए हैं, संवर के आए हैं, जैसे इंसान सजते संवरते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि मेघ क्या है निर्जीव चीज है और इनमें मानवीय भावनाएं बनना ठनना यानी सजना संवरना मेकअप करना ऐसी भावना इनमें
इस पंक्ति में लिखी गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हुआ है, अर्थात मानवीकरण अलंकार यहाँ पे होगा। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। विद्यार्थियों कि जो पीपल है कभी भी आगे बढ़कर झुककर कभी भी किसी के आगे जुहार या नमस्कार नहीं करता, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा लगता है जब पीपल झुका तो कि जैसे उसने आगे बढ़कर क्या किया हो, नमस्कार किया हो। तो यहाँ पे भी एक निर्जीव चीज में, एक पौधे में, एक प्राकृतिक वस्तु में किसी मानवीय भावना का यानी नमस्ते करना, अभिवादन करना, इस भावना का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई या मुस्काई। विद्यार्थियों कभी भी फूल हंसते नहीं है और कलियां कभी मुस्कुराती नहीं है, मुस्काती नहीं है, यानी कहने का अर्थ क्या है, यहाँ भी मानवीय भावनाओं का वर्णन किया गया है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे। विद्यार्थियों यहाँ पे क्या लिखा गया है कि शाम का समय है, यानी दिन खत्म होने को है, और मेघमय आसमान से उतर रही, यानी बादलों से घिरे हुए आसमान से उतर रही थी। कौन उतर रही थी, संध्या। संध्या क्या है, यहाँ पे किसी लड़की का नाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, शाम या इवनिंग का समय। कि ऐसा लगता है कि दिन खत्म होने पर जो बादलों से भरा हुआ आसमान है, उससे जो संध्या है, जो शाम है, क्या शाम, यानी जो इवनिंग, सायकाल, जो इवनिंग का टाइम है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे किसी महिला की तरह, किसी लड़की की तरह, सुंदर महिला की तरह, किसी सुंदर परी की तरह धीरे धीरे नीचे उतर रही हो, यानी धीरे धीरे शाम हो रही हो। तो यहाँ पे भी क्या है, संध्या जो है ये क्या है, शाम है, यानी इवनिंग है। यहाँ पे भी मानवीय भावना का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से इन उदाहरणों में क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। ये थे विद्यार्थियों अलंकार। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।